स्टार्ट करें आरुषि श्रीश? हाँ यार कर लेती, स्टार्ट आ गए काफी। ओके चलो यार, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, कल एरे पढ़ लिए थे हमने, 2D एरे भी देखे तो कैसे होता है। किसने ट्राई करा 3D एरे क्या होते हैं? अभी किसने मतलब सोचा माइंड में कि यार 3D एरे कर सकते हैं क्या? शायद नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? ट्राई करना, मेरे को बताना, कोड लिख के ट्राई करना। ठीक है, अभी हम कुछ डिफरेंट बात करेंगे, स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, जो लोग जावा पढ़ के आए हैं, सी प्लस पढ़ के आए हैं, उन्हें पता है स्ट्रिंग नाम की होता है। सी प्लस में स्ट्रिंग होती है और जावा के अंदर भी स्ट्रिंग क्लास होती है। अब पॉइंट ये है कि सी के अंदर ना स्ट्रिंग डिफाइंड नहीं है। स्ट्रिंग ऐसे मतलब ऐसे कोई डेटा टाइप नहीं है। तो स्ट्रिंग का रिप्लेसमेंट है यहाँ पर हमारे पास है कैरेक्टर का एरे। हमने कल इंटीजर का एरे बनाया था, इंट ए, और कुछ साइज दिया था मैंने उसका। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स का एरे बना दूं, कैर, और मान लो एस नाम दे दिया मैंने, और 6 साइज को दे दिया। ठीक है, और ऐसे बना दिया मैंने कुछ एल। ठीक है, अब इसके ना पॉइंट ये है कि मान लो हमारे पास 5 कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। मैंने स्ट्रिंग का डिफाइन करा है साइज 6। क्यों? क्योंकि ना हर स्ट्रिंग के एंड में एक कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर, \0। वो नहीं है, 0 है ये, \0। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नल कैरेक्टर। ठीक है, नल कैरेक्टर डिफाइन करता है हमारी स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रही है। तो मान लो मेरा कैरेक्टर का एरे है, उसके अंदर 5 मैंने अल्फाबेट डाल दिए, मैं एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा दे दूंगा यहाँ पे \0। ठीक है, मतलब ये कंपाइलर अपने आप कर लेता है, इसकी जरूरत नहीं है हमें करने की। ठीक है, तो अगर मैंने कैरेक्टर एरे से डिफाइन कर दिया, और अगर मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, अगर नॉर्मली अपने मतलब नॉर्मली अगर मैं करता हूँ कि एस का ith इंडेक्स में निकालता हूँ लूप लगा के, तब तो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को पूरी स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट करनी है। ठीक है, मेरे को प्रिंट करना है वर्ड ऐसे, हेलो। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसी तरह कर सकता हूँ, प्रिंटफ %s दे दूंगा यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड s दे दूंगा यहाँ पे, एरे नहीं दूंगा मैं, खाली s स्ट्रिंग का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, जितने भी कैरेक्टर के एरे बने हुए हैं मेरे, मतलब जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, वो एज स्ट्रिंग आ जाएंगे। इसका आउटपुट आएगा हेलो, इतना आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, लाइक मैंने यहाँ पूरा नॉर्मली एरे के साथ डिक्लेयर करा है ना इसको, कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं हम। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कैर एस, और मैं कुछ साइज ना दूं, चलो ठीक है, मैंने कर दिया हेलो। स्ट्रिंग तो वही होती है ना जो डबल कोट में लिखते हैं, हाँ भाई वही होती है। तो देखो डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का साइज डिफाइन नहीं कराया रहेगा। तो अगर मैं इसको खाली प्रिंटफ कर दूं, प्रिंटफ %s, तो ये प्रिंट हो जाएगा सीधा। ठीक है, हेलो लेके आ जाएगा। अब मेरे को बता सकता है कोई इस एरे का साइज कितना होगा, मतलब कितना साइज है इस एरे का? बोलो यार। 6। देखो 6। बिल्कुल सही। अभी हमारे कैरेक्टर हमारे पास 5 आ रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर मैंने बताया था एक हिडन फाइल कैरेक्टर होता है \0 वाला नल कैरेक्टर। तो हमें अगर डिफाइन नहीं करते हम \0, तो कंपाइलर अपने आप अपेंड कर देता है लास्ट में। तो अगर मैं इसका वो निकालता हूँ साइज, एरे का साइज, तो वो दिखाएगा मुझे 6। बट मैं बोलूँ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 5 ही आएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो इसको एक बार बस थोड़ा देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट वगैरह लेके। आरुषि इसका दिखा दे एक बार कोड। हाँ सर, तो मतलब जब भी हमें कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग चाहिए तो हमको वो \0 डालना पड़ेगा? नहीं, वो अपने आप आ जाता है, तो डबल कोट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग दे दे, वो काम कर जाएगा। वो मैंने दिखाया था, क्योंकि जब मैं डिफाइन करता था पहले ही, तो मैं कैरेक्टर्स का इंडिविजुअल कैरेक्टर्स अपेंड कर रहा था ना एरे के अंदर, तो मैंने वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था बस ऐसे ही। वो भी कर सकते हैं हम, उसकी दिक्कत नहीं है। डबल कोट में स्ट्रिंग देनी है वो भी दे सकते हैं। ओके सर। दिख रही है सबको स्क्रीन? हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। ठीक है, तो नॉर्मल जो कल हम इंट वाला एरे बनाए थे ना, तो आज कुछ नहीं चेंज है, बस कैर लिखना है उसकी जगह, और इसका कुछ भी नाम दे दो, ए है सपोज। तो वही साइज देंगे आगे 5।
इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहीं पे कर्ली ब्रेसेस में अब कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना होगा हमें कि सिंगल कोट्स में हम इसके वो दें जो भी इनिशियलाइज करना है हमें। ठीक है, और वो जो नल कैरेक्टर है, वो जो \0 है, वो नल कैरेक्टर है, तो वो कंपाइलर अपने आप ही कर देता है, बोला जैसे देव ने। तो इसको प्रिंट करना है अगर, तो बताओ क्या बताया था अभी उसने, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है इसका? परसेंटेज। यस, ठीक है। तो ये आ गया एज ए स्ट्रिंग। ओके, तो ये तो बस बाकी अब नॉर्मल वही है, इसमें जैसे इंट वाले एरे में होता है ना इंडिविजुअली एक्सेस करना एलिमेंट्स को, तो तुम अगर A0 करोगे तो A0 से क्या आएगा? C आएगा, A1 करोगे तो A आएगा, ठीक है। और अच्छा एक और चीज बताएं मेरे को, ऐसी होती ट्रिवियल सी है। अब मैं ये करूंगी तो ये सबको पता है कि इससे क्या प्रिंट होगा, C प्रिंट होगा, है ना? बोलो भाई। यस मैम। हाँ, ठीक है। अगर मैं पर इसको %d कर दूं तब क्या प्रिंट होगा? स्काई वैल्यू ऑफ पॉलिसी। स्काई वैल्यू। हाँ बस ठीक है। 67 हाँ ओके, गुड। तो अच्छा, किसी को डाउट नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आरुषि ने कैरेक्टर का एरे साइज 5 दिया था और वहाँ पे सिर्फ 3 अल्फाबेट। यस सर, वही पूछने वाले थे। हाँ, तो देखो ये सीन बनता है यार। हाँ, अपने आप जब भी हम एंड करते हैं ना अपना एरे, अपने आप वहाँ पे जब उसने 3 कैरेक्टर दिए हैं C-A-T, तो T के बाद अगला कैरेक्टर अपने आप नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो जब भी वो हमारा कंपाइलर उसको रीड कर रहा होगा ना स्ट्रिंग, वो देखेगा कि यार T के बाद नल कैरेक्टर आ चुका है, तो वो अपने आप स्ट्रिंग को ही रोक देगा। तो चाहे मैं अपनी हाँ। स्ट्रिंग का साइज 1000 दे दूं, मतलब 100 दे दूं, कुछ भी, तो उसके अंदर मैं अपना जितना मेरे को शो करना है उतना मैं शो कर सकता हूँ, जितना मेरे को लंबी लाइन शो करनी है अपनी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वही चलते हैं, यूजर से कैसे स्ट्रिंग इनपुट लेना है हमें। इसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं इसका। ये तो फालतू चीजें, ये सपोज हमें यूजर से पूछना है कि अपनी ब्रांच एंटर करो, कौन सी ब्रांच है उसकी। तो scanf %s आता है और a। अब इसमें किसी को कुछ गलती दिख रही है कि नहीं, मतलब इसको छोड़ के, सॉरी, इसके अलावा एड्रेस नहीं लिया। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग्स जब हम कैरेक्टर एरे के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तब उसमें ये एम्परसेंड साइन नहीं आता, ठीक है। %s और वो डायरेक्टली हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं। तो अब मैं इसको ब्रांच डालू अपनी CS। प्रिंट तो करा देते, प्रिंट नहीं कराया तूने। ओह सॉरी भाई। printf तो CSC सपोज, तो आ गया इधर, प्रिंट हो गया CSC। अब इसमें एक चीज देखनी है हमें, क्या मेरे को ध्यान था, अगर मैं इसको 2 वर्ड्स करके लिखूं, कंप्यूटर साइंस, तो बता सकते प्रिंट क्या होगा वो? कंप्यूटर। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई, आता है तुम लोग को सारा पहले से। तो मतलब जिसको नहीं आता वो देख लो कि ये जो %s अगर हम ऐसे यूज करते हैं ना, तो वो सिर्फ जो स्पेस होता है वहां पे वो टर्मिनेट कर देता है उसको, जो पूरी स्ट्रिंग है, और सिर्फ उतना वर्ड बचता है जो स्पेस के पहले था। तो अगर हमें पूरा प्रिंट करना है इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, तो हम क्या एक चीज यूज कर लेते हैं, ये स्लैश। परसेंटेज स्टार सी। हाँ, क्या? कुछ नहीं। तो अगर अब मैं टाइप करूँ कंप्यूटर साइंस, ओके सॉरी, ये क्या हुआ? परसेंटेज स्टार परसेंटेज वो नहीं रखा है। परसेंटेज परसेंटेज स्टार सी आएगा उसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में।
हाँ, परसेंटेज स्टार एस्ट्रिक सी, परसेंटेज एस्ट्रिक सी। स्कैनर में आएगा ना वो इनपुट लेते हुए, उन्हें प्रिंटर में डाल अच्छा देगा। हाँ सॉरी। अरे यार आई गेस ये नहीं आता है इसमें। लास्ट टाइम एक बार ऐसे चेक करें तो फिर इसको देख लेना तुम लोग, ये कुछ होता है ऐसा अजीब सा, इसको यूज नहीं करते वैसे हम। हाँ ये होता है, ठीक है। वो मैंने गलती से प्रिंट में लिख दिया था पहले, वो स्कैन में जाता है और तब वो उसको वाइट स्पेसेस को मतलब जो स्पेस बार सॉरी स्पेसेस है जो उसको भी स्कैन कर लेते हैं और पूरी स्ट्रिंग उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें, ऐसे यूजर से लेते हैं और बस अभी तो देख वो बिल्ट इन फंक्शन वगैरह तो अभी तू बताएगा ना थोड़ा सा। मैम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं करेंगे स्कैनफ के अंदर? यार ये जो है ना, ये वो फॉर्मेट स्पेसिफायर ही है, ये हमने बस इसलिए लगाया ताकि हम उसको स्पेस को भी ले ले वो, ठीक है। इसका क्योंकि मतलब ये है कि तब तक इनपुट लो जब तक वो न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए। इसको दिखा ना हाँ। बैकस्लैश n, उसका मतलब ये है कि तुम रीड करना स्टार्ट कर रहे हो तो जहाँ पे तुम्हें न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है तो वहाँ पे इनपुट लेना बंद कर दो। ओके सर। इसके अलावा एक और भी होता है, उसकी एंड में परसेंटेज स्टार किया जाता है, उसका मेरे को डाउट हो रहा है कुछ, मैं देख के बता दूंगा उसका। तो ये हाँ वर्क सर, करती वो है। लगता है उसकी कंफ्यूजन थी मेरे को। पॉइंटर वाले से नहीं बता रहे तुम लोग को, क्योंकि ये पॉइंटर हाँ। कराया नहीं है तो इसलिए नहीं करा रहे। वो वाले पॉइंटर जब कराएंगे तो साथ में करा देंगे वो वाली चीज। डीरेफरेंस ऑपरेटर आता है उसके अंदर बीच में। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म। मैम ये स्कैनएफ में एम्परसेंड क्यों नहीं लगा? यार जो कैरेक्टर एरे है ना, जहाँ पे मान लीजिए तूने दिया है ए और उसका साइज है 20, तो मैंने पहले कल बताया था कि कैरेक्टर एरे मतलब जो भी एरे होता है हमारा मेमोरी के अंदर कॉन्टिन्यूस मेमोरी में होता है, तो कंपाइलर को खाली उसकी पहली लोकेशन पता होती है कि यार वो कहाँ से हो रहा है एरे, पहला एड्रेस पता होता है उसको। तो अगर हमने A20 दिया है तो 20 ब्लॉक, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है ना, तो 20 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई ए के लिए। अब हमने खाली ए दिया है उसको, तो अगर हम खाली ए लिखते हैं ना तो ए का मतलब सीधा यही है कि वो एरे का पहला एड्रेस दे रहा है उसको, तो इसलिए यहाँ पे एम्परसेंड की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। हाँ ये जब आगे पॉइंटर्स वाले क्वेश्चंस करते हैं ना तब हाँ, ये हाँ। थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ये जो ए हमने लिखा है खाली, इसका मतलब ए ऑफ 0 भी होता है, ठीक है। तो वो मतलब डायरेक्टली उसको एड्रेस पे भेज रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट की। हाँ ओके मैम, ओके। चलो एक बार मैं आगे कर लेता हूँ आरुषि, हाँ स्क्रीन बंद कर दे। यूज कहाँ करते हैं कैरेक्टर एरे? भाई स्ट्रिंग्स, तेको नाम इनपुट लेना हो यूजर से, तेको कुछ वर्ड इनपुट लेना हो यूजर से, तो वहाँ पे तू स्ट्रिंग यूज करेगा ना। तो यार ये था, ये तब बता देंगे जब तुम्हें पॉइंटर तुम देख लोगे, ठीक है। एक मेरे को बात करनी है, हमने स्टार्टिंग में जो कोड लिखते हैं हम ये करते हैं ना, इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे मेरे को एक और फाइल इंक्लूड करनी है, मेरे को string.h, ठीक है। मैं ये फाइल इंक्लूड कर लूंगा। अब इससे होगा क्या कि मेरे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन आ जाएंगे जो कि मैं स्ट्रिंग पे यूज कर सकता हूँ। कैसा कैसा फंक्शन है, एक सेकंड रुको। strlen, ठीक है। अब मान लो मैंने को स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, कैरेक्टर s, और लेट्स से मैंने 10 दे दिया। अब मैंने s के अंदर दे दी अपना देव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे s दे देता हूँ अपना, तो इसका आउटपुट आएगा सीधा 3, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 3 है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं बहुत सारे बिल्ट इन। एक ये देखो strcpy, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास दो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे बना दिया मैंने किसका, s1 दे दिया 10 का, एंड s1 के अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया अपनी देव, और मैंने एक और एरे बना दिया कैरेक्टर का s2, और उसको भी मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं करा मैंने उसमें अब तक। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि strcpy s2, s1, तो होगा क्या, s1 के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो s2 में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो स्ट्रिंग s2 है मेरी, उसके अंदर भी देव लिखा आ जाएगा, ठीक है।
तो कॉपी फंक्शन ये हो गया स्ट्रिंग कॉपी करने का। कॉनकैट का कौन सा होता है? strcat ना फिश? क्या क्या? कॉनकैट का कौन सा फंक्शन होता था? strcat होता था ना शायद से। हाँ हाँ ठीक है, तो मान लो मेरे पास स्ट्रिंग ये है देव, और अब तो s2 के अंदर भी देव आ चुका है। ठीक है, इसको भी मैंने मान लो देव कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ s1 s2, ठीक है, तो होगा क्या? s1 के आगे s2 अपेंड हो जाएगा। तो जैसे s1 था मेरे पास देव, s2 के अंदर भी देव स्टोर है, तो ये बन जाएगा देव देव, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं लेंथ निकालने के, कॉपी करने के, कंकैट करने के, और कहते हैं वो भी होता है, कंपेयर करने का भी होता है। तो इनका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार दिखा दे, कंकैट कॉपी वगैरह का दिखा दे एक बार आशी। हाँ बहुत बेसिक फंक्शन है, स्ट्रिंग में होते हैं। कि तो मैं कुछ एक फंक्शन दिखा रही हूँ, एक मिनट। हाँ, इसकी हेडर फाइल है। सॉरी, एक और इसमें डिक्लेयर करना होगा। कुछ भी साइज ले लो इसका, 7 कुछ। ये तो इसमें क्या हुआ अभी, जो ये strcpy है स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, तो इसका जो फर्स्ट वाला ये होगा, इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी। तो अभी मैं str2 प्रिंट करूंगी तो उसमें हेलो ही प्रिंट होगा। ठीक है, ये हो गया कॉपी करने का। एक होता है इसमें स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए, डायरेक्टली प्रिंट एफ में कर देते हैं। रिवर्स्ड syntax अब जिस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, किसको करना है रिवर्स? s1 को। तो इसका हेलो का उल्टा प्रिंट हो गया। तो ऐसे इसमें और काफी सारे फंक्शंस है, इसको तुम एक बार एक्सप्लोर करना। बहुत इजी से फंक्शन है ये, जो सारी इस वाली उसमें लाइब्रेरी में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इनको कर लेना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऐसी है थोड़ा सा, ताकि आइडिया अच्छे से हो जाए। कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज ये। तो अब क्या करना है हमें इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, दोनों चीजें ढूंढनी है। तो कैसे होगा, कोई बता सकता है क्या लॉजिक यूज होगा? बोलो भाई, कोई क्या फिर से बोलो, क्लियर नहीं आ रही। मैंने वो क्वेश्चन दोबारा बोल देना, वो नेट का कनेक्टिविटी की वजह से अच्छा नहीं अच्छा, मैं बोल रही हूँ जो स्ट्रिंग दी है ना हमने, ये हेलो वर्ल्ड, इसमें हमें नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों चीजें ढूंढनी है। तो क्या लॉजिक यूज करेंगे इसके लिए? हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो लेंथ -1 आ जाएगा। विदाउट, सॉरी ये मैं मेंशन करना भूल गई, विदाउट बिल्ट इन फंक्शन। ओह ओके मैम एक लूप चला लेंगे मैम, i0 से लेकर मैम पूरी str.length तक, str लेंथ तक, और मैम C++ कर लेंगे काउंटर से कैरेक्टर्स के लिए, और वर्ल्ड के लिए मैम हम लोग स्पेसेस गिन लेंगे
हाँ मिला, हाँ तो उसके बेसिस पे हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया एग्जैक्टली। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए वेरिएबल्स? एक आई चाहिए काउंटर, एक और चाहिए जीरो कर लेते हैं, ये कैरेक्टर्स के लिए हो गया, एक वर्ड्स के लिए कर लेते हैं। अच्छा वर्ड को ना 1 से इनिशियलाइज कर रहे ऑलरेडी, क्योंकि देखो एक वर्ड तो होगा ही होगा स्ट्रिंग में, है ना? क्योंकि अगर मैं वर्ड्स को भी 0 कर दूंगी, 0 से इनिशियलाइज कर दूंगी, तो वो फिर आउटपुट में गलत दिखाएगा, एक वर्ड कम दिखाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको फॉर। अच्छा अभी बताया था किसी ने कि कहाँ क्या कंडीशन होगी जब तक वो स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक। आई लेस देन str लेंथ। हाँ ये लॉजिक यूज कर सकते हैं, या एक और लॉजिक होता है देव ने अभी बताया था कि स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, परसेंटेज सॉरी \0 नल कैरेक्टर, है ना? तो मतलब हम इसको लूप को बोल सकते हैं कि जब तक तुम्हें नल कैरेक्टर नहीं मिलता तुम चलते जाओ चलते जाओ। तो CRI इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, उसको जो नल कैरेक्टर है ना \0 उसको वो ये होता है, उसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल NUL, ठीक है, और I प्लस प्लस। फिर तो जब तक लूप चलेगा तो काउंट प्लस प्लस होता रहेगा उसमें। फिर उसकी स्पेस वाली कंडीशन, इफ बताओ क्या आएगा इसके अंदर, बोलो बोलो जल्दी। I is equal to 32. I is equal to 32। मैम 32 स्पेस का स्काई कोड होता है इसमें। I आएगा या STR और STR str of i। हाँ STR of I। हाँ, तो अगर बाय चांस हमें नहीं पता कि उसका SKI वैल्यू क्या है, तो STR I और इक्वल टू ये लो, हमने खुद स्पेस दे दिया तो वो उसको स्पेस भी कैरेक्टर ही होता है क्योंकि, तो उसको वो मान लेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास स्पेस इनकाउंटर होता है तो वर्ड्स प्लस प्लस। ठीक, फिर बस हो गया ये इतना सा इसका लॉजिक, ये आ गया ना सबको समझ? यार हाँ ना बोलो। Yes, ma'am. यस मैम, वो वर्ड्स वाला नहीं आया। वर्ड्स वाला नहीं आया। देखो ये जो लूप है ये इधर देखना हेलो वर्ल्ड वाले पे, इतने में चला ठीक है, उसने HELLO ये 5 कैरेक्टर्स गिन लिए, ठीक है, कैरेक्टर्स वो अपना गिन रहा है ऊपर, फिर उसको मिला ये स्पेस, तो ये हो गया छठा कैरेक्टर। बट फिर हमने क्या कंडीशन दी है कि अगर STR ith इंडेक्स वाला, मतलब ये कौन सा है, हाँ, जब ये 6th उस पे आया तो उसको स्पेस मिल गया, और हमने यहाँ दी हुई है कंडीशन कि अगर उसको स्पेस मिलता है तो वर्ड्स वाला जो है ना इसको इंक्रीमेंट करना है हमें। तो वर्ड्स अब 1 है, अब उसको जैसे ही स्पेस मिला तो उसने ये वर्ड्स इंक्रीमेंट कर दिए, अब ये वर्ड्स 2 हो गए। अब आया समझ? यस मैम, मतलब वो भी कैरेक्टर ही काउंट होता है ना, मतलब स्पेस। हाँ स्पेस भी कैरेक्टर काउंट होता है, ये याद रखना। तभी तो हम यहाँ पे इसको ऐसे दे पाए क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर ही है। ठीक है, तो यस मैम। of characters are क्या था, हाँ काउंट words are words। So number of characters 11, number of words 2। ओके, ये आ गया समझना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। चलो बढ़िया। स्ट्रिंग्स का आइए इतना ही था, तुम प्रैक्टिस करोगे स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। मेरे को श्रीश सुन, श्रीश क्या फंक्शन कराने फिर आज ही? थोड़ा कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन करा चल दो। ठीक। चलो यार एक चीज देखते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। थोड़ा सा करा दो। हाँ स्ट्रिंग्स अपने देख ली ना, तो यार
स्ट्रिंग्स के अंदर तुमने देखा अभी हमने फंक्शंस कॉल करे हैं कुछ, मैं बोल रहा हूँ फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं देख रहे हो? अब इसकी बात करेंगे हम, ठीक है यार। मान लो मेरे को जब मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, जब मैं प्रिंटफ लिख रहा हूँ तो प्रिंटफ के अंदर कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ समथिंग समथिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो प्रिंट हो रहा है अपने आप। तो यार कंपाइलर को पता कैसे लगा कि जब भी प्रिंटफ लिखा आया तो मुझे प्रिंट करना है कुछ, तो मतलब प्रिंट करने का कोड कहीं ना कहीं लिखा गया है। हमने देखा था हमारे पास stdio वाली फाइल है, ठीक है, तो उस फाइल के अंदर प्रिंटफ का कोड लिखा गया है कि यार जब प्रिंटफ एनकाउंटर हो तो हमें करना क्या है, ठीक है। तो फंक्शन का काम यही है यार, एक सेट ऑफ कोड को, पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है जब जब फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो यार मान लो मेरे पास, मेरे को शॉर्ट करना है प्रिंटफ वाले फंक्शन को, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यार प्रिंटफ लिखना, मुझे प्रिंटफ लिखना जाने रहा, मैं और शॉर्ट कर दूं, मैं पी लिखूं कुछ, वो प्रिंट हो जाए अपने आप। अगर मैं P5 दे रहा हूँ तो P प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर मान लो ये करना है मेरे को, मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन बना लूं अपना खुद का प्रिंट करने का, ठीक है, P नाम से। मैं करूंगा कुछ नहीं, मतलब पहले फंक्शन का पहले लिखूंगा रिटर्न टाइप उसका, अब क्या होता है वो देख लेंगे हम, पहले इस चीज को फॉलो करना। मैं लिखूंगा वॉइड P लिख रहा हूँ मैं, अब उसके अंदर मान लो मेरे को प्रिंट करना है इंटीजर को, तो मैं इंटीजर वेरिएबल ले लूंगा उसके अंदर, इंट कुछ भी x ले लिया मैंने मान लो, ठीक है। और जब फंक्शन के अंदर x आ गया तब यहाँ पे लिख रहा हूँ printf %d, और यहाँ पे मैं x प्रिंट कर दूं, ठीक है। अब मान लो मैंने अपने कोड के अंदर ये पूरा कोड लिख के अलग रख दिया, मतलब इतना पार्ट कोड का मैंने बना के रख दिया है, ठीक है। अब मेरा मेन फंक्शन है जहां जहां पर मुझे प्रिंट करना है, कुछ कोई नंबर प्रिंट करना है, इंटीजर नंबर प्रिंट करना है, वहां पर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग printf मैं लिखता हूँ प्रिंट 5 कर दिया मैंने, p कर दिया 6, तो वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल करेगा इस सेट ऑफ कोड को। अब उसके अंदर मैंने 5 भेजा है तो 5 जाएगा, 5x में आया, अब x प्रिंट हो गया। तो देख रहे हो फायदा क्या हुआ कि यार एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड है, जब जब मुझे कॉल करना है मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, वो प्री डिफाइंड है पूरा, ठीक है। इस तरह से प्रिंटफ भी लिखा गया है, मैं तुमने बहुत एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो हमने मैथ्स में पढ़ा है कि फंक्शन होते क्या थे, हमने मैथ्स में देखा है ना कि fx = x² प्लस कुछ ऐसा फंक्शन इक्वेशन होती है फिर फंक्शन की। तो सेम चीज यहाँ पर है यार कि अगर हम कुछ दे रहे हैं, तो अगर मैंने दिया है fx = इसका मतलब क्या है कि यार मैंने फंक्शन को इनपुट दिए x और उसका आउटपुट ही आया है, ठीक है। हमने मैथ्स की एनसीईआरटी में देखा था, ऐसा कोई डायग्राम था उसका कि यार fx है, उसके अंदर कुछ इनपुट दिए x और कुछ आउटपुट आ रहा है y, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम देखा था मैथ्स में। तो वही यही चीज हो रही है कि यार उसने कुछ इनपुट दी, उसने कुछ परफॉर्म किया, कुछ उसका कुछ इक्वेशन होगी फंक्शन की, मतलब जो भी परफॉर्म कर रहा है वो, और उसको कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में जरूरी नहीं है हर फंक्शन के पास इनपुट हो, जरूरी नहीं है हर फंक्शन के पास कुछ आउटपुट भी हो, और इतना जरूरी है कि फंक्शन कुछ वर्क कर रहा है अपने आप में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं यार ये चीज वर्क कैसे करती है। सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उसके आर्गुमेंट आएंगे अगर वो इनपुट मिल रही है उसको फंक्शन को, और फंक्शन की बॉडी, और अगर उसका कुछ रिटर्न टाइप है, अगर वॉइड नहीं है वो, तो रिटर्न कर देंगे वो चीज, मान लो रिटर्न 0 जैसे करते हैं ना मेन के अंदर हम, तो रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है यार कि यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न टाइप दे दिया कि वो किस टाइप का आउटपुट दे रहे हैं हमको। इससे चीज समझते हैं हम, fx था, उसके अंदर x इनपुट आ रही है और y आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे को इंटीजर इनपुट देना है fx में, मैं देखा तुमने पैरामीटर ये दिया है यहाँ पे मैंने, तो वो पैरामीटर में यहाँ पे देखता हूँ मेरे को इंट मिल रहा है एक x नाम से, ठीक है, और मेरे को आउटपुट मिल रही है मान लो वो भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि इसकी जगह इंट, और फंक्शन का नाम मान लो f है, ठीक है, fx है ना मेरा, मैंने दे दिया फंक्शन का नाम f, ठीक है। तो हो क्या रहा है यार कि फंक्शन के पास इनपुट आ रही है x, वो कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है जिसको बॉडी में लिखा गया है, और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर। कर पा रहे रिलेट? मैथ्स में पढ़े ना फंक्शन सबने? यस सर। यस सर। ठीक है। यस तो यार सर। इसका सिनेरियो क्या होता है कि यार मॉड्यूलरिटी आती है कोड में हमारी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कोड है टू प्रिंट नंबर अप टू n, ठीक है। मेरे को प्रिंट करना है नंबर अप टू n, n एक नंबर है, मेरे को उस तक 1 से लेके उस तक नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो जो मेरा मेन फंक्शन है उसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ अपना, तो मैं पहले n की इनपुट ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, उसमें अपना लूप लगाऊंगा फॉर i = 1 से लेकर i <= n, और मैं करूंगा i++, और मैं यहाँ पे प्रिंटफ करूंगा सारे अपने नंबर i, जितने भी नंबर, मतलब तुम देख लो प्रिंटफ कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यार ये कोड लिखना पड़ रहा है। अब मान लो मेरे पास जब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे को मल्टीपल टाइम्स ये चीज प्रिंट करनी है। यार मेरे पास पहले n की वैल्यू अगर 5 है तो मेरे को 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करनी है, 1 से 5 तक,
फिर 1 से 6 तक, फिर 1 से 100 तक, फिर मान लो 1 से 20 तक, ऐसे नंबर प्रिंट करने हैं मुझे। तो यार उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, n की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे बार बार अलग अलग फॉर लूप बनाना पड़ेगा ना अपना। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि यार इसको फंक्शन डिफाइन कर दूँ, जो एक फंक्शन हो जिसका काम यही हो, फंक्शन का काम हो कि यार वो अपने इनपुट में n ले और 1 से लेकर अब n तक नंबर आउटपुट दे दे अपना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं जो कोड लिख रहा हूँ मैं मेन फंक्शन से बाहर, मेन फंक्शन के अंदर नहीं, ये तो इससे ऊपर या इसके नीचे, वो दिखा देंगे कैसे करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा मुझे, मतलब आउटपुट मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो खाली प्रिंट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा वॉइड, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, ठीक है। और फंक्शन मान लो है प्रिंट अप टू n, प्रिंट टू n, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने प्रिंट टू n, ठीक है। उसके अंदर इनपुट आई n नाम से, n इंटीजर आया, ठीक है। तो ये जो पूरा कोड था मेरा वाला फॉर लूप वाला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसको फॉर इंट आई दे दिया मैंने पहले, और i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस कर दूंगा मैं, और प्रिंटफ कर दूंगा i अपने, प्रिंटफ i, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये फॉर लूप कॉल करने के मैं क्या करूंगा, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है हमारे, मान लो मेरे पास n इक्वल टू 5 है अगर, ठीक है, तो मैं कर दूंगा प्रिंट टू n 5 तक, ठीक है। अब मान लो n की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, तो मैं दोबारा कर दूंगा प्रिंट टू n 6, मान लो n की वैल्यू 100 हो गई, तो मैं दोबारा कर दूंगा प्रिंट टू n जो वैल्यू है 6 नहीं करूंगा, मतलब n की वैल्यू दे दूंगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यार फायदा यही हुआ कि मेरे को अपना लूप बार बार देना नहीं पड़ा यहाँ पर, देख रहे हो, सिर्फ एक बार मैंने एक लाइन लिखी है, छोटी सी एक वर्ड लिखा है, और उस वर्ड लिखने से मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया ये वाला। तो यही फायदा होता है फंक्शन का। इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा एक बार, सुमित है यहाँ पे, हाँ ब्रो, एक बार ये दिखा दे पूरा करके। चलो ठीक है। यार किसी को सबको समझ में आया ना ये क्यों बनाया हमने फंक्शन, क्या यूज है फंक्शन का? Yes, sir. चलो बढ़िया। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट फंक्शन में, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दीजिए। कोई भी anyone? क्योंकि फंक्शन सर तो ये फंक्शन जो है वो उसको हम कहाँ पे मतलब लिखें, मतलब आपने बोला कि फंक्शन कोई मतलब कोई कोड लिख के दिखाएगा चलो, समझ अभी में पूरा, कोई बात नहीं। मेन अच्छा, फंक्शन ठीक के है, अंदर उससे लिखते हैं उसको। हाँ चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। सर जो अगर मान लो अपन फंक्शन यूज करते हैं तो अपन वहाँ पे फिर ये मैथमेटिकल जितने भी फंक्शन है ये भी यूज कर सकते हैं। कौन से मतलब? जैसे आपने एग्जांपल लिया ना x स्क्वायर प्लस हाँ समथिंग। हाँ 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 बिल्कुल, मैंने फंक्शन बना दिया और रिटर्न कर रहा है x का स्क्वायर प्लस 2, मैंने इनपुट ली फंक्शन के अंदर x और रिटर्न कर रहा हूँ मैं मान ले x इंटू एक्स प्लस 2, तो वही फंक्शन बन गया ना f इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 वाला। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये सब क्लियर है। तो इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि फंक्शंस यूज कहाँ करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ी हमें फंक्शन की, कोई बताएगा? सर ताकि हमारा मेन फंक्शन छोटा रहे। हाँ एकदम सही, मतलब मान लो कि हमें 100-150 लाइन का कोड हो गया और कहीं एक लाइन के अंदर लॉजिक एरर आ गया, तो हम उस चीज को मतलब इजीली पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे कोड को हम मतलब स्मॉल पीस ऑफ कोड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कि जो मतलब कोई एक स्पेसिफिक पार्ट कोई एक चीज कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन। अब ये क्या होता है, जैसे मेन भी एक फंक्शन है। अब ये कैसे, जैसे शीर्ष सर ने बताया था, ये डेटा टाइप होता है, फिर फंक्शन नेम होता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके। तो मेन भी एक फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन के अंदर हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जैसे वन मान लो कोई फंक्शन है, इसे हम कॉल कर रहे हैं, तो मेन तो हो गया कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर ये फंक्शन कॉल हुआ है, और जो फन हुआ वो क्या हो गया, कॉल्ड फंक्शन। तो अब होगा क्या कि कोई भी मतलब प्रोसेसिंग होगी फन वन के अंदर, और वो आउटपुट किसको मिलेगा, मेन को। समझ गए? हेलो, बोलो भाई, हाँ ना बोलो। यस सर। चलो तो ठीक है, ये समझ में आया ना। अब उसके बाद में होगा क्या, अब देखो फंक्शन डेक्लेरेशन। फंक्शन डेक्लेरेशन में सॉल्यूशन ने बताया कि पहले फंक्शन का डेटा टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप जो भी करेगा। तो मान लो हम करते हैं प्रोग्राम सम करने का कोई भी दो नंबर को, तो a इक्वल्स टू कुछ भी ले लो। अब हम एक सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम प्रिंट वो करा सकते हैं,
एक तो ये हो गया सम इज a प्लस बी, ये सिंपल हो गया मेन के अंदर। अगर मान लो कि हमें इस चीज को फंक्शन में करना है और इसको क्या मेन के बाहर लेना है, क्योंकि हमारा लंबा सारा कोड होगा, तो हम कर सकते हैं कि भाई ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है तो इसे फंक्शन में कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो हमें अगर कोई फंक्शन कॉल करना है तो हमें उसकी पहले डिक्लेरेशन चाहिएगी मेन से पहले। तो हम फंक्शन डिक्लेरेशन क्या करते हैं, पहले तो रिटर्न टाइप इंट और फिर फंक्शन का नेम। अब फंक्शन की नेम कैसे होगी, जैसे वेरिएबल नेमिंग के जो रूल होते हैं ना, वही रूल अप्लाई होंगे Excuse me, फंक्शन sir. नेमिंग। यस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, बोलो भाई लक्ष्य। सर प्रिंटफ में परसेंट ही नहीं आएगा? हाँ ब्रो, ठीक है, सॉरी। और सर आपकी आवाज ना थोड़ी सर बहुत धीरे आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी सही आ रही है? हेलो। यस सर, अब ठीक है, सही है सर, अच्छा, अब सही है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम ऐड करेंगे इस चीज को। तो ऐड कैसे करेंगे, हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, हम दो तरीके से करते हैं। एक तो फंक्शन प्रोटोटाइप और एक होता है फंक्शन पूरा एक साथ डिफाइन करना। तो जैसा श्री सर ने बताया कि फंक्शन डेटा टाइप हो गया, फिर फंक्शन का नेम और उसके बाद में इनपुट। इनपुट क्या होते हैं, फंक्शन के लिए पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स हम कैसे लिखते हैं, अब पैरामीटर्स क्या क्या करेंगे कि हमें एक तो सबसे पहले तुम तीन चीजों का ध्यान रखना फंक्शन के अंदर कोई भी अगर पैरामीटर पास करते हो तो, कि एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये ध्यान रखना कि जो मेन के अंदर हम देंगे ना, जितने भी पैरामीटर्स पास करेंगे फंक्शन को, उतने ही पैरामीटर्स हमें डिक्लेरेशन में रखने पड़ेंगे। तो ये जैसे ये मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स है ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स ही रखने पड़ेंगे। ना तो हम कम कर सकते हैं और ना ही ज्यादा कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो एरर देगा वो। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का वो पैरामीटर है। यहाँ पे इंटीजर है तो इंट कर दिया। ये तो था, ये चीज थी फंक्शन हेडर, मतलब फंक्शन का ऊपरी पार्ट। और ये जो इसके अंदर है ना ब्रेसेस में, स्कोप में, ये है फंक्शन की बॉडी। अब ये क्या है, ये वो प्रोसेसिंग पार्ट है जहाँ पे कुछ भी प्रोसेस होके फिर हमें एक रिजल्ट मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। और अब देखो यहाँ पे अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करवाते, जैसा बताया था तुम्हें कि भाई मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वो इनपुट लेता है आउटपुट देता है। तो कभी कभी होता है कि हमें इनपुट भी नहीं चाहिए होता, मतलब इनपुट्स क्या है, पैरामीटर्स। तो कभी कभी होता है कि हम पैरामीटर्स पास नहीं करते और आउटपुट क्या होता है, रिटर्न में जो होगा कि क्या आउटपुट मिल रहा है कि प्रोसेस करने के बाद। तो कभी कभी जैसे हम मेन में लिखते हैं वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वो चीज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, किसको, मेन को। मेन को रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा हमने, तो हमें क्या कि जो रिटर्न वैल्यू है ना, आउटपुट, उसको हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने इंट सी के अंदर उसे स्टोर कर दिया और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। समझ में आया? सम हो गया 3। अब बताओ, अभी तक जो भी बताया उसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो? बोलो भाई, शांत को बैठो यार। सर जैसे आपने यहाँ पे जो इंटीजर्स का सम ही लिया ना और रिटर्न टाइप में सिर्फ a प्लस बी किया, तो जैसे पहले देव सर ने फॉर लूप ली थी तो उसके अंदर तो इंटीजर्स थे साथ में, मतलब तो उसमें सिर्फ रिटर्न टाइप में इंटीजर करके आ जाएगा क्या, मतलब पूरा चल जाएगा? मतलब क्या पूछ रहे हो? समझे नहीं आप क्या पूछ रहे हो?
मतलब जैसे आप हमने फंक्शन डिफाइन किया तो उसमें फॉर लूप वाली, मान लो उसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह बहुत कुछ हैं, हाँ। तो मतलब रिटर्न टाइप में हम क्या क्या मतलब देखो रिटर्न टाइप में एक ही चीज रिटर्न कर सकते हैं हम, और वो स्पेसिफाइड होती है, डेटा स्पेसिफाइड। अगर इंट है तो हम सिर्फ इंटीजर ही रिटर्न कर सकते हैं, अगर कुछ और रिटर्न करेंगे तो वो एरर देगा। एक तो ये बात ध्यान रखना। हाँ अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा तुम लोगों के कि यहाँ पे मैंने a प्लस बी रिटर्न कर दिया वो चीज, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इन c इक्वल्स a प्लस c इक्वल्स टू a प्लस बी, और फिर रिटर्न c। ये एक ही चीज रिटर्न करेगा, मल्टीपल चीज हम रिटर्न नहीं करवा सकते इससे। हाँ सर, यही पूछ रही थी कि मतलब जैसे एक ही टाइप का हाँ। रिटर्न टाइप होगा। हाँ एक ही चीज रिटर्न करेगा, वो मल्टीपल चीज रिटर्न नहीं कर सकता सी में। ओके सर। और कोई डाउट? अच्छा चलो ये तो था। अभी ये जो मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन को पास किया कुछ a और b, तो इसको क्या बोलते हैं, पास बाय वैल्यू। अब इसमें होता क्या है कि हमने, अच्छा इसके अंदर ये बताओ कि कॉल फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन कौन कौन से? सर कॉल इन फंक्शन तो मेन है, और कॉल फंक्शन जो है वो ऐड वाला है। अच्छा ठीक है। अब देखो फंक्शन एग्जीक्यूशन मतलब प्रोसेस कैसे चलती है कंपाइलर में। सबसे पहले हैश इंक्लूड हुआ प्री प्रोसेसर, उसके बाद में कंपाइलर क्या इसको चेक करेगा। अगर हम ये चीज नहीं देते हैं, जैसे मान लो कि ये मैंने बाद में दिए, मेन के बाद में दिए, तो अभी मेरे पास क्या होगा, एरर आएगा या फिर क्या होगा? एरर सर आएगा वो रिकॉग्नाइज ही करेगा सर फंक्शन को। फंक्शन हाँ क्योंकि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है अभी। हाँ वही, अगर हमें कुछ चीज यूज करनी है तो उससे पहले हमें उस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, अच्छा प्रिंटफ भी एक फंक्शन है ना, तो हम इसे कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये तो कहीं डिफाइन नहीं है। stdio.h फाइल में सही सही, वो stdio.h लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद में ही हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर क्या करेगा कंपाइलर, इस चीज को पढ़ेगा और फिर उसके बाद में मेन में आएगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो फिर पहले इंट a इक्वल्स टू 1 करेगा, फिर b इक्वल्स टू 2 को, इन सबको मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर यहाँ पे आके c पे आके वो क्या करेगा, ये रुक जाएगा, मेन का एग्जीक्यूशन यहाँ स्टॉप हो, मतलब पोज हो जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऐड पे, और ऐड पे आते ही वो यहाँ आएगा सीधा यहाँ पे। तो फिर वो क्या क्या चीज देखेगा, रिटर्न टाइप देखेगा, पैरामीटर्स देखेगा, और उसके बाद में फिर अंदर की प्रोसेस शुरू होगी, और फिर लास्ट में क्या आउटपुट मिलेगा, ये रिटर्न। और फिर उसके बाद में जो भी चीज रिटर्न होगी वो यहाँ आएगी सी में, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं इसको। और फिर उसके बाद में मेन फिर से रेज्यूम होगा, और ये चीज मेमोरी में से फिर उड़ जाएगी। जैसे ही मतलब फंक्शन कॉल एंड हुई, उसके बाद में ये चीज हट जाएगी मेमोरी में से। समझ में आया? सर हाँ सर जो मेन और मेन में और फंक्शन में दोनों में वेरिएबल सेम ही होंगे, मतलब नेम सेम होगा वेरिएबल का? वेरिएबल्स, हाँ वही बता रहा हूँ। अभी जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए हैं, तो ये इस चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर दिए। अब पैरामीटर्स पास करने के बाद में ये फंक्शन एक इंडिविजुअल है, अलग है ये चीज। तो यहाँ पे क्या ए में इस चीज में इसकी कॉपी जाएगी, जैसे इसको अलग कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी नाम ले सकते हैं हम, आई जे। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को कॉपी करेगा किसमें, आई में, और बी की वैल्यू किसमें कॉपी होगी, जे में। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। तो ये यहाँ से वैल्यूज को असाइन कर रहा है किसमें, इन सब में। और फिर हमने इसके ऊपर इन इनपुट्स पे कुछ भी प्रोसेसिंग की, जैसे एडिशन का प्रोसेस किया, और फिर उसके बाद में आउटपुट रिटर्न कर दिया। ये तो था सिंपल ऐड का। ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सिंपल इवन और चेक करने का बनाना, कि भाई कोई नंबर है उसको पास करो और फिर रिटर्न ले या फिर मत ले, और उसके बाद में प्रिंट करो कि वो नंबर इवन है या ओड है।
अच्छा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत, हम उससे पहले कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो बता दो, फिर उसके बाद में करते हैं इवन और कोई भी डाउट नहीं है तो बोलो यार। नो सर, नो सर। चलो समझ में आया एकदम सही, बिल्कुल सर। अच्छा, हम एक और चीज कर सकते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये क्या होता है कि मतलब हम फंक्शन को यूज करने से पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर तो करना पड़ता है, ये तो नेसेसरी है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्रोटोटाइप बना देते हैं फंक्शन का, मतलब कि ये फंक्शन आगे आएगा ऐसा कुछ, ये सिर्फ फंक्शन का हेडर डाल देते हैं और लास्ट में एक सेमीकोलन। तो ये चीज क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। इस चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में ना पता है वो नहीं आते, वेरिएबल के नाम नहीं आते, खाली टाइप आता है, खाली इंट 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 का कमांड आ जाएगा। हाँ, ये मतलब आप डालो या ना डालो, हाँ, मतलब तुम खाली प्रोटोटाइप में अगर तुम देना है ना प्रोटोटाइप बना रहे हो तो तुम खाली बता दो कि यार किस टाइप के आने वाले हैं आर्गुमेंट हमारे पास, वो भी चल जाएगा। और एक चीज और कि ये कोड ब्लॉक्स में ना, ये अगर इसके बिना भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट बाहर और कंपाइलर्स में ऐसे वर्क नहीं करता है कि अगर तुमने मेन फंक्शन में ऐड कॉल कर रहे हो और पहले डिक्लेयर नहीं किया तुमने, तो फिर वो ऐड को ढूंढ नहीं पाएगा प्रोग्राम में, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को। तो इसलिए वो ऐड उसको मिलेगा नहीं, तो एरर कर देगा, जनरेट कर देगा। इसलिए अगर तुमने ऐड को ऊपर डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन बाद में डिफाइन किया पूरा, तो फिर वो वर्क करेगा तुम्हारा। लेकिन कोड ब्लॉक्स में अगर तुम पहले फंक्शन हेडर को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी अगर बाद में तुमने डिफाइन किया फंक्शन, तो भी चल जाएगा। ये कोड ब्लॉक्स के लिए है, लेकिन सिर्फ या और एक दो ऐसे कंपाइलर में चल जाएगा, लेकिन मेन चलेगा नहीं है बाकी बाहर। अच्छा चलो ठीक है, ये सब समझ में है। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लियो अभी भी। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर आईएनटी ऐड के बाद जो ब्रैकेट्स में आईएनटी कॉमा एनटी लिखा है, हाँ। सर उसको हटा सकते हैं? नहीं ब्रो, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमने पैरामीटर्स पास किए हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या है, फंक्शन के लिए इनपुट है। तो हम अगर हटा देंगे ना तो मतलब इनपुट कम हो गया। और मैंने कहा था कि तुम लोग सर हाँ कि ना सर, तो कम हो ना ज्यादा हो। सर आई थॉट हटा सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हम लोगों ने फंक्शन को आईएनटी डिफाइन किया है, तो वो रिटर्न तो आईएनटी देगा। नहीं ब्रो, आप मतलब इनपुट हटा रहे हो उसका। हाँ इनपुट यस हटा सर, दो यस समझिए। काम कैसे करेगा। यस सर, ओके। चलो हाँ, और कोई डाउट? चलो ठीक है फिर। इवन ओड का बिना प्रोटोटाइप डिफाइन किए, मतलब अगर हम चलाएं प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं करोगे तो ये क्या चीज हो गया कि प्रोग्राम ढूंढ नहीं, ये कंपाइलर ढूंढ नहीं पाएगा कि भाई ऐड फंक्शन है क्या चीज। हमें जो चीज यूज करनी है उसे हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो ये चीज हम पहले कर देंगे और फिर चाहिए। अगर हम पहले ऐसा नहीं करते, ये चीज नहीं डालते और बाद में डिक्लेयर करते ये सब, तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एरर आ जाता कि वो कंपाइलर एरर दे देता कि कुड नॉट फाइंड ऐड। जैसे चलो दिखा दूंगा। ओके सर। जैसे इसको बिल्ड किया तो ये क्या वार्निंग आ गई कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड, मतलब उसको डिक्लेरेशन नहीं मिली उससे पहले। यस सर। तो इसमें वार्निंग है, ये मतलब चला लेगा काम, पर ये और कहीं पे करोगे तो एरर, मतलब वो एरर जनरेट करेगा और कहीं पे करोगे। जैसे श्रीशन ने बोला है ना। हाँ वही। चलो फिर ठीक है, इवन ओड का करते हैं। तो इवन ओड का करें तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया नंबर को, और अब हम यहाँ पे कुछ भी अपना लॉजिक लिखते हैं कि भाई हाँ इवन होगा, कुछ करेंगे। अच्छा, इवन के लिए क्या करते हैं हम, क्या कंडीशन रहती है हमारे पास? 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो मॉड्यूलो कर लो 2 से, फिर 0 आ जाएगा। वही चीज। अब हम क्या कर लेंगे, चेक इवन
इतना बड़ा नाम नहीं देते, इवन नोड, और फिर पास कर देंगे a। और इस चीज को हम मतलब कुछ भी रिटर्न करवाएं या ना करवाएं, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ कुछ भी वैल्यू में, फ्लैग में जैसे रिटर्न करवा लिया मैंने। तो अब मैंने यहाँ पे, इससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इवन नोड को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फंक्शन की। तो पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, और उसके बाद में पैरामीटर मतलब फंक्शन इनपुट, कुछ भी मान लो। और फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे इफ int, तो मतलब I %2 equals to 0, return 1, else return 0। अब हम यहाँ पे क्या, अब हमें रिटर्न क्या हो रहा है, 1 या फिर 0। अब हम उससे यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे कि if flag equals to 1, तो 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा तो मतलब वो चीज क्या है, even। तो printf अच्छा, ये तो हो गया अपने रिटर्निंग फंक्शन, मतलब कुछ इनपुट ले रहा है यहाँ पे और आउटपुट दे रहा है इसमें फ्लैग में, यहाँ से रिटर्न करके। तो ये तो हो गया अपना इनपुट ले रहा है फंक्शन और उसके बाद में कुछ आउटपुट दे रहा है। वो क्या हुआ, फ्लैग, सॉरी, क्या है चल रहा मेरे भाई। एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर कर दो, 52। द नंबर इज, सुमित तूने शायद स्क्रीन जो प्रेजेंट करी है तूने खाली कोड ब्लॉक प्रेजेंट करा है, तेरा वो दिख नहीं रहा सीएमडी। अच्छा चल ठीक है मैं करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दे, फुल डेस्कटॉप कर दे। सॉरी, अच्छा ये प्रोग्राम है, और ये लो, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर दिया, 192 दिया, द नंबर इज इवन। ये तो हो गया क्या, अपना क्या सिंपल एक इनपुट लिया, फंक्शन ने कुछ प्रोसेस किया ये, और फिर आउटपुट दे दिया हमें। अब और क्या कर सकते हैं हम अभी इस फंक्शन को क्या बना सकते हैं, मतलब कोई आउटपुट ना दे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये चीज हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे आउटपुट नहीं लेना तो मतलब वॉइड कर देंगे। अब वॉइड के अगर ऊपर हमने रिटर्न स्टेटमेंट्स दिए तो वो क्या एरर जनरेट करेगा, वॉइड के ऊपर मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और हम उसे जबरदस्ती रिटर्न करवा रहे हैं, तो वो क्या एरर दे देगा कंपाइलर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? हेलो, यस सर। रेस्पॉन्ड किया करो भाई, समझ में तो आ रहा है ना जो बताया अभी तक? यस सर। चलो सही है फिर, ठीक है। मेरे को एक दो चीज बतानी है इनको, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, फिर रैप अप करते हैं। यार अभी तुम मेरे को किसी ने पूछा था कि जब हम फंक्शन में अपने वेरिएबल के नाम दे रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं क्या, तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी है मुझे। कि यार मान लो मेरा फंक्शन था ऐड वाला, ठीक है, उसके अंदर भी सुमित ने दिखाया कि उसने एक्स वाई कर दिया, वो भी चल गया, ठीक है, ये फंक्शन है ना मेरा।
और मैंने कॉल जब किया था तो मैंने कॉल किया था ऐड a, b। तो देख लो दोनों का नाम डिफरेंट है फिर भी चल गया वो। एक चीज तुम्हें एग्जाम में आ सकती है, मतलब आएगी ही तो आती है, पूछते हैं कि व्हाट आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाट आर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फॉर्मल एंड एक्चुअल। ठीक है, तो चीज ये है कि जब हम पास कर रहे हैं वैल्यूज को, मेरे डिफाइन है वेरिएबल a1 था b2 था, ठीक है डिफाइन थे ना, और जब मैं उनको पास कर रहा हूँ तो ये है मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और जो मैंने डिक्लेयर करे हैं यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर कॉपी हो रहे हैं जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है वो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मतलब सी के जब बेसिक एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछते हैं कि यार फॉर्मल क्या होते हैं एक्चुअल क्या होते हैं। तो याद रखना डिफरेंस की जो फंक्शन में यहाँ पे डिक्लेयर करें हमने वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जो हम एक्चुअली पास कर रहे हैं उनको जो वैल्यू जहाँ भेज रहे हैं हम वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखो यार फंक्शन तक हमने पढ़ लिया है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे हम। अब सीन ये है कि हम सोच रहे हैं यहीं पे स्टॉप करने का, क्योंकि तुम्हारी क्लास में बहुत तेज चल रहा है सब कुछ। और हाँ T1 क्वेश्चन लीक बिल्कुल। तो सीन ये था कि तुम्हारी क्लास में अब तक पेज चल रहे हैं और हमें लगता नहीं तुम्हारे T1 T2 में इतना आगे तक आएगा। ठीक है, तो पॉइंटर हम सर हमारे तो T1 ही कैंसिल हो गया। क्या सर मिड टर्म और फाइनल यस होगा सर, बस। सिर्फ मिड। ओ भाई ये क्या मजाक है? नवंबर में होगी। ये इवन कैंसिल फर्स्ट ईयर के T1 नहीं होंगे। हाँ ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, शांत। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।